Hello, everyone. Welcome to today's session. I hope you all are doing well. And this is the seventh lecture with respect to our tort law series. And in today's lecture, we are going to discuss trespass under tort law. A little introduction about me. I am Advocate Sakshi Aswal, and I'm a law professor at AFT University and former legal editor at Manupatra. So today we are going to discuss in depth all about trespass. So let's get started. आज हम एक ऐसे फाउंडेशनल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी लीगल सिस्टम की बेसिक्स को डिफाइन करता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसपास इन मॉडर्न कॉमन लॉ। इसमें हम इंटेंट, इंटरफेरेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी भी एनालाइज करेंगे। आप सब लीगल प्रैक्टिशनर्स और स्कॉलर्स के लिए और इवन लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एशियंट रिट आज की मॉडर्न सोसाइटी में कैसे रेलेवेंस होल्ड करता है, especially when we talk about state accountability. ट्रेसपास बेसिकली एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस है किसी दूसरे पर्सन के प्रोटेक्टेड राइट्स के साथ। ये इंटरफेरेंस डायरेक्ट होना चाहिए और ये इन्वेजन ही इंजरी कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, इंजरी का मतलब है लीगल राइट का वॉयलेशन, चाहे एक्चुअल हार्म हो या नहीं हो। ट्रेसपास की हम तीन डिविजन्स को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। फर्स्ट वी हैव ट्रेसपास टू पर्सन। ऑलराइट, सो ये टॉर्ट्स एक इंडिविजुअल की फिजिकल इंटीग्रिटी, डिग्निटी और स्पेशल लिबर्टी को सेफगार्ड करते हैं। ये सब एक्शनेबल पर से हैं, मतलब डैमेज प्रूव करना मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। So, whenever we talk about this civil wrong, which is tort, then we need to know there are certain definitions that we need to keep in our mind. सबसे पहले है assault. It is an act that creates a reasonable fear of immediate battery in the victim's mind. किसी person में immediately physical harm होने का reasonable डर जो है, अगर वो डेवलप होता है, उसको हम कहीं न कहीं असॉल्ट की तरह डिफ़ाइन करेंगे। फिज़िकल कॉन्टैक्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, थ्रेट ही सफिशिएंट है। So when we talk about battery, you need to know the intentional and direct application of physical force onto another person without lawful justification or consent. मतलब कि इंटेंशनल तरीके से नॉन कंसेंशुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट करना, फोर्स छोटा हो या बड़ा हो, बट कॉन्टैक्ट होना यहाँ पर ज़रूरी है। देन वी हैव फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, द टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन's फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, विच मीन्स किसी भी पर्सन की पूरी तरह से कंप्लीट रिस्ट्रेंट करना, जहाँ उसके पास कोई भी एस्केप करने का रीजनेबल ऑप्शन ना मिले। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर काफ़ी होती है। देन वी हैव ट्रेसपास टू लैंड। Alright. So whenever we talk about trespass to land, you need to know that basically trespass to land का fundamental purpose है पोजेसर के एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी के के राइट को प्रोटेक्ट करना। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक अनऑथराइज्ड और डायरेक्ट इंटरफेरेंस है किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन ऑफ लैंड के साथ। इसके कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, लाइक एक एक्ट जो फिजिकल इन्वेजन कॉज करे। सेकेंडली, इंटेंट टू एंटर और कॉज द इन्वेजन। ये ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट का इंटेंट ट्रेसपास करने का हो, सिर्फ एक्ट करने का इंटेंट काफ़ी है। थर्ड वी हैव कॉजेशन। डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ट्रेसपास तब होता है जब कोई पर्सन डायरेक्टली एंटर करता है, वहाँ रहता है जब उससे जाने को बोला जाए, इवन दो ही इज बीइंग आस्क्ड टू लीव, ही इज स्टिल देयर। या कोई ऑब्जेक्ट लैंड पर प्लेस करता है, एक्चुअल डैमेज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। Then we have to also discuss a very important aspect, which is trespass to goods. ये टॉर्ट्स मूवेबल प्रॉपर्टी पर पोजेशन या ओनरशिप के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट definitions for the same that we need to understand. Chattels, which means intentional or wrongful interference with another's possession of property. Chattels का मीनिंग बेसिकली होता है पर्सनल प्रॉपर्टी।
ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मिनिमल इंटरफेरेंस है जिसमें प्लेंटिफ को एक्चुअल डैमेज या मेजरेबल डिप्रिवेशन ऑफ यूज प्रूव करना पड़ता है। देन वी हैव कन्वर्जन, अ मोर सीरियस इंटरफेरेंस विद गुड्स, जहाँ पर्सन डोमिनियन विच मीन्स कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं चैटल पर, जो ट्रू ओनर के राइट्स का कंप्लीट इन्फ्रिंजमेंट है। ये ओनरशिप के राइट्स का डायरेक्ट रेपुडिएशन है। रेमेडी में एट टाइम्स चैटल की फुल वैल्यू देनी पड़ती है। Then another important discussion need to be done on detenue, the wrongful holding or retention of goods, जहाँ person refuse करता है goods वापस करने से उस person को जिसे immediate right to possess है। Conversion से अलग detenue का claim typically specific restitution seek करता है। Specific restitution का meaning है object itself वापस मांगना। मॉडर्न जुरिस्डिक्शंस में ये टॉट अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर इसकी रेमेडियल सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वाज एन ओवरव्यू अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। हमारा डॉक्ट्रिनल पर्पस ये है कि हम कॉमन लॉ इंटेंशनल टॉट्स की एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस यहाँ पर करें। ये सारे टॉट्स हिस्टोरिकल रिट ऑफ ट्रेसपास से अडॉप्ट हुए हैं। हमारा फोकस इनके डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिनल रिक्वायरमेंट्स पर है जो डायरेक्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस को डिफाइन करते हैं। सो हम तीन मेजर एरियाज कवर करेंगे: ट्रेसपास टू द पर्सन, which includes assault, battery, false imprisonment. Then we'll discuss trespass to land, focusing on exclusive possession. Then we'll discuss the third thing, which is trespass to goods, जिसमें conversion और detenue भी included है। और सबसे important हम दो pivotal cases discuss करेंगे: बर्ड वर्सेस जोन्स of 1845, जहाँ प्राइवेट टॉर्ट की बाउंड्री सेट हुई, और रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस विच इज़ ऑफ 1983, जो पब्लिक लॉ अकाउंटेबिलिटी का कॉर्नरस्टोन है। ये कंपैरिजन हमें शोकेस करता है कि कैसे प्राइवेट रेमेडीज इवॉल्व होके कॉन्स्टिट्यूशनल रिड्रेस बने। ट्रेसपास का कोर कॉन्सेप्ट क्वाज़ाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर बेस्ड है। अब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझते हैं। इंटेंशनल टॉर्ट्स वो सिविल रॉन्ग्स हैं जहां डिफेंडेंट को पता था या पता होना चाहिए था कि उसके एक्शन से इंजरी या हार्म होगा। राइट, यहाँ दो वर्ड्स बहुत क्रिटिकल हैं: इंजरी एंड हार्म। इंजरी इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड लीगल राइट का इन्वेजन। क्योंकि राइट इन्वेड हुआ है, ये टॉट एक्शनेबल पर से बन जाता है, मतलब डैमेज प्रूफ करना ज़रूरी है नहीं है। देन वी हैव हार्म। हार्म का मतलब है वो मेजरेबल लॉस या डेट्रीमेंट जो विक्टिम को एक्चुअली हुआ है। कोर एलिमेंट्स में अनलॉफुल इंट्रूजन, रिक्विजाइट इंटेंट टू इफेक्ट द फिजिकल इंट्रूजन और कॉन्सिक्वेंट इंजरी भी इंक्लूडेड है। लेकिन की डॉक्ट्रिनल डिस्टिंक्शन ये है कि ट्रेसपास नेग्लिजेंस से अलग है। ट्रेसपास में इंटेंट सिर्फ उस फिजिकल एक्ट को कमिट करने का चाहिए जो इन्वेजन कर रहा है, जैसे प्रॉपर्टी पर स्टेप रखने का इंटेंट। लॉ ये डिमांड नहीं करता कि प्लेंटिफ ये प्रूव करे कि डिफेंडेंट का इंटेंट ट्रेसपास करने का था या हार्म कॉज करने का था। अगर डायरेक्ट इंटरफेरेंस हुई है तो लीगैलिटी के बारे में मिस्टेक का डिफेंस नहीं चलता। इसलिए ट्रेसपास एसेंशियली क्वाज़ाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है। सेकेंड, वी हैव हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड पॉलिसी। हमारी टॉट लॉ की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फॉर्म्स ऑफ एक्शन से कनेक्टेड हैं। पहले ट्रेसपास और केस में डिस्कशन ट्रेसपास और केस में डिस्टिंक्शन कैजुअल लिंक पर बेस्ड था। ट्रेसपास डायरेक्ट और इमीडिएट इंजरीज को गवर्न करता था जो टाइट कैजुअल रिलेशन से हुआ हो, एट टाइम्स थ्रू फोर्स एंड आर्म्स। केस कॉन्सिक्वेंशियल या कोलैटरल इंजरीज के लिए था, जहां इंजरी थोड़ा डिलेड या इनडायरेक्ट होता है। आज मॉडर्न सिविल प्रोसीजर में फॉर्मल रिट्स तो एबॉलिश हो गए हैं, पर डायरेक्टनेस या का एनालिटिकल कॉन्सेप्ट अभी भी फाउंडेशनल है। कोर्ट्स को ये डिटरमाइन करना होता है कि क्या कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी भी रिकवरेबल है।
अगर वो डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिजल्ट है ट्रेसपास का या अप्रॉक्सीमेट नेचुरल एंड नेसेसरी रिजल्ट है। अगर ट्रेसपास ने हार्म इंटेंड किया था तो रिकवरी की लिमिट्स ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं। अगर सिर्फ एक्ट इंटेंड किया था तो कोर्ट्स ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। Now we need to understand how trespass acts as a gatekeeper. Trespass torts की यूनिक स्ट्रेंथ है कि वो एक्शनेबल पर से हैं। मतलब लीगल राइट इन्वेड होते ही इंजरी हो गया। एक्चुअल लॉस या मेजरेबल हार्म प्रूफ करना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। ये फीचर इसको एक पावरफुल डिक्लेरेटरी और बहुत ही क्रूशल टूल बनाता है। जब प्लेंटिफ हार्म प्रूफ नहीं कर पाता तो कोर्ट नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड करते हैं। ये टोकन सम लॉ की फॉर्मल रिकॉग्निशन होती है कि रॉन्ग हुआ है। इससे लीगल बाउंड्रीज क्लैरिफाई होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी लाइंस और एडजुडिकेशन का यूज़ फ्यूचर ब्रीचेस को डिटर करने के लिए होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेसपास टू पर्सन इन मोर डिटेल मैनर। इसमें 3 इंटेंशनल टॉर्ट्स आते हैं, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जो इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स को, फिजिकल सिक्योरिटी, डिग्निटी और लिबर्टी को सेफगार्ड करते हैं। सब एक्शनेबल पर से हैं। बैटरी अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ इंटेंशनल नॉन कंसेंशुअल यूज ऑफ फोर्स और फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है। फोर्स बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेटेड होता है। छोटा सा कांटेक्ट या क्लोथिंग को टच करना भी सफिशिएंट है। सेकंड वी हैव असॉल्ट। यहाँ फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ये इंटेंशनल एक्ट या थ्रेट है जो विक्टिम के माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन डेवलप करे कि कोई इमिनेंट हार्मफुल या फिर ऑफेंसिव कांटेक्ट हो सकता है बिल्ड उनके अगेंस्ट। फोकस विक्टिम की सब्जेक्टिव फियर पर है। नेक्स्ट वी हैव फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एक स्पेशल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें इंटेंशनल और नॉन कंसेंशुअल प्रिवेंशन ऑफ मूवमेंट्स चाहिए और विक्टिम को पता होना चाहिए कि उसके पास नो अवेलेबल मीन्स ऑफ रीजनेबल एस्केप है। I would like to discuss one very important, case over here, which is of Bird versus Jones. So, Bird versus Jones में के केस में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया था। डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को पब्लिक रोड पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने से रोका, पर प्लेंटिफ फ्री था कि वो बाकी डायरेक्शंस में मूव करे। कोर्ट का रेशियो डिसेंडाई क्रिस्टल क्लियर था। ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। इम्प्रिजनमेंट के लिए रिस्ट्रेंट एक डेफिनेट बाउंडेड एरिया के लिमिट्स में होना चाहिए। सिर्फ डायरेक्शनल फ्रीडम लॉस करना कन्फाइनमेंट नहीं है। ये रिगोरस स्टैंडर्ड दिखाता है कि कॉमन लॉ स्पेशल लिबर्टी को कितनी हाई वैल्यू देता है। Now let's try to understand certain remedies that are available for torts. Okay, so we do have certain remedies that we can refer to. Okay, so whenever we talk about the remedies, we need to remember that certain remedies, which are very like I would say standard, are court ordered remedies, जिसमें आते हैं damages, मतलब कि monetary compensation सीख करना। Second we have injunctions, जिसमें ये होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि ट्रेसपास जो है वो स्टॉप हो जाए या प्रिवेंट हो जाए। देन वी हैव रिकवरी ऑफ पोजेशन, जो कि एक लीगल एक्शन है ट्रेसपासर को वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से रिमूव करने के लिए। मॉनेटरी कंपनसेशन की अगर हम बात करें, विच इज़ डैमेजेस, तो वो नॉमिनल डैमेजेस से आप चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई लॉस अकर्ड नहीं हुआ हो तो भी आप रेंटल वैल्यू बता सकते हैं अपने लैंड की, या फिर जो भी अदर लॉसेस आपको लगते हैं या आपके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। इंजंक्शन में क्या है कि ट्रेसपासर को स्टॉप किया जाता है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कंटिन्यू ना करें या फिर ट्रेसपास रिपीट ना करें। इंजंक्शन आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है या मैंडेटरी हो सकती है।
इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है और सिनेरियोज हैं. देन वी हैव रिकवरी ऑफ पोजेशन. लीगल एक्शन लिया जाता है. अगेन आपकी जो पोजीशन ऑफ लैंड है या जो प्रॉपर्टी है उसको आप क्लेम कर सकते हो. यू कैन रीगेन दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लैंड जो कि रॉन्गफुली किसी और के थ्रू अब ऑक्यूपाइड हो गया था. सो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है डिस्पोजिशन के केसेस में. कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आप रेमेडी सीक करते हो, जैसे कि एक लैंड ओनर है वो अपना रीज़नेबल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि ट्रेसपासर जो है उस प्रॉपर्टी में ना आए, एज़ लॉन्ग एज़ कोई एक्सेसिव हार्म नहीं होना चाहिए ट्रेसपासर को. री-एंट्री इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. जिस पर्सन ने wrongfully डिस्पोज़ किया था आपका लैंड, सो यू कैन रीटेक योर पोज़ीशन. एंड इफ देयर इज़ सम मीडिएशन और अदर आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो कि हो सकता है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं पीसफुली, ताकि विदाउट ब्रीच ऑफ एनी पीस आप जो है सिचुएशंस मैनेज हो जाएँ आपके बीच में और ट्रेसपासर के बीच में. So these are the few remedies with respect to torts. Now let's move ahead. So next we have trespass to land. ये हमने अभी रिसेंटली भी थोड़ा सा डिस्कशन इसका किया है. ट्रेसपास टू लैंड का फंडामेंटल गोल है रियल प्रॉपर्टी के एक्सक्लूसिव पोजीशन को प्रोटेक्ट करना. इसके एलिमेंट्स ये हैं कि वहाँ पर फिजिकल इन्वेजन होना चाहिए एंड इंटेंट टू एंटर और कॉज द इन्वेजन होना चाहिए. इस पर इंटेंट टू ट्रेसपास ज़रूरी नहीं है और कॉजेशन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. स्टैंडिंग सिर्फ प्रोपोजेसर के पास होता है, एक्चुअल डैमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट इंटरफेरेंस. डायरेक्ट इंटरफेरेंस या तो डायरेक्ट एंट्री हो सकती है या फिर एक कंटिन्यूइंग एक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट प्लेस करना या वहाँ से कुछ रिमूव करने की डिमांड करना, कोई भी ऑब्जेक्ट. ये न्यूसेंस से अलग है जो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है और प्रूफ ऑफ डैमेज मांगता है. देन वर्टिकल एक्सटेंट भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है. सो मॉडर्न कोर्ट्स ने इसको काफ़ी लिमिट किया है. एयर स्पेस पर राइट टू एक्सक्लूड उतनी हाइट तक है जितनी प्रॉपर्टी के रीजनेबल यूज़ और एन्जॉयमेंट के लिए नेसेसरी है, राइट. ट्रेसपास इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेसपास टू लैंड में आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि सर्कमस्टांस बेस्ड भी यहाँ पर बहुत सारे यू नो सिनेरियोज़ हो सकते हैं. तो अगर कंसेंट था या नेसेसिटी थी, ये भी हमें एनालाइज़ करना पड़ता है. देन ओनली इट वुड बी कंसिडर्ड एज़ ट्रेसपास टू लैंड. बर्ड वर्सेस जोन्स का हमने केस अभी अच्छे से डिस्कस किया है, राइट. सो ये केस ट्रेसपास टू द पर्सन कैटेगरी के फॉल्स इम्प्रिजनमेंट टॉर्ट के लिए एक फंडामेंटल प्रेसिडेंट है. इसने क्लियर डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश की दैट पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और टोटल रिस्ट्रेन में क्या फ़र्क होता है. इसके फैक्ट्स क्या हैं? 1845 में प्लेंटिफ मिस्टर बर्ड लंदन के हैमरस्मिथ ब्रिज पर जाना चाहते थे. ब्रिज का एक सेक्शन बोट रेस देखने के लिए एंक्लोज्ड कर दिया गया था और वहाँ एडमिशन चार्ज लग रहा था. जब बर्ड ने उस एंक्लोज्ड एरिया में एंटर करने की कोशिश की तो डिफेंडेंट मिस्टर जोन्स ने पुलिस ऑफिसर्स से उनका पाथ ब्लॉक करवा दिया. मिस्टर बर्ड को फिजिकली टच नहीं किया गया. वो फ्री थे कि वो वापस रिटर्न होकर या किसी दूसरे रूट से ब्रिज से बाहर निकल जाते या वहीं वहीं पर स्टे करते. लेकिन उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे बढ़ने से रोका गया. तो यहाँ पर क्या इशू रेज़ हुआ? सेंट्रल लीगल क्वेश्चन ये था कि क्या किसी पर्सन को एक ही स्पेसिफिक पाथ लेने से रोकना जबकि दूसरे रूट्स उसके लिए अवेलेबल हों, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है या नहीं? तो यहाँ पर कोर्ट का क्या रीज़निंग थी, क्या जजमेंट था? वो ये था कि कोर्ट की मेजॉरिटी ने डिफेंडेंट जोन्स के फ़ेवर में रूलिंग दी. उन्होंने हेल्ड किया कि ये फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं था. रेशियो डिसेंडाई यहाँ पर क्या है? कोर्ट ने डिफ़ाइन किया कि फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट होने के लिए प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी लायबिलिटी या टोटल रिस्ट्रेंट हुआ है. रिस्ट्रेंट का मतलब है रिस्ट्रेंट विद इन सम लिमिट्स डिफाइंड बाय अ विल और पावर एक्सटीरियर टू आवर ओन. किसी दूसरे की पावर या फिर कंसेंट के थ्रू
डिफाइन किए गए बाउंड्रीज की एक हम कह सकते हैं इनर लिमिट जो सेट की गई हो. So that's what we would understand about it. नेक्स्ट वी हैव टोटल कन्फाइनमेंट इज की. कोर्ट ने रीजन दिया कि मिस्टर बर्ड को डिटरमाइनेबल बाउंड्री की बेटर कंस्ट्रेंट के अंदर बेटर कंस्ट्रेंट किया गया था. उनके पास वापस जाने या दूसरे डायरेक्शन में मूव करने का ऑप्शन था, बट ही स्टिल डिडंट डू दैट. प्लेंटिफ को लॉस ऑफ फ्रीडम तो हुआ, पर ये लॉस ऑफ फ्रीडम को टोटल कन्फाइनमेंट नहीं था, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था कि वो किसी और वे से उस ब्रिज पर वॉक करके चले जाएं. सो ये केस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को डॉक्ट्रिनल बाउंड्री को क्लैरिफाई करता है. इसने इस्टेब्लिश किया कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन टोटल रिस्ट्रेंट के इक्वल नहीं है. लॉ में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लिबर्टी का कंप्लीट डेप्रिवेशन या एक डिफाइंड एरिया में कन्फाइनमेंट मैंडेटरी है. So that's what we would like to analyze about Bird versus Jones case. So there are some examples of unauthorized entry. किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर करना एक क्लियर वॉयलेशन है राइट्स का उनके. ठीक है, कोई भी फेंसेस के थ्रू या बाउंड्रीज को आप अगर एंटर कर रहे हैं, यू नो यू दैट मीन्स आप उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो वो भी ट्रेसपास माना जाएगा, क्योंकि वो ओनर का पीसफुल एन्जॉयमेंट कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेसपास टू गुड्स. मूवेबल प्रॉपर्टी चैटल्स पर इंटरफेरेंस 3 टॉर्ट्स में डिवाइड होती है. ट्रेसपास टू चैटल्स, देन सेकेंडली कन्वर्जन एंड देन थर्ड डिटेन्यू. ट्रेसपास टू चैटल्स, चैटल्स का मीनिंग जैसे मैंने अभी बताया मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी. मिनिमल रॉन्गफुल इंटरफेरेंस विद पोजीशन जिसमें एक्चुअल डैमेज प्रूव करना पड़ता है. दैट्स व्हाट वी वुड से इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा ट्रेसपास टू चैटल्स का. देन वी हैव कन्वर्जन, सिवियर रॉन्गफुल एक्ट जो सुपीरियर राइट ऑफ ओनरशिप या फुल डोमिनियन को डिनाई कर दे. रेमेडी में चैटल की फुल मॉनिटरी वैल्यू देनी पड़ती है. थर्ड वी हैव डिटेन्यू, रॉन्गफुल होल्डिंग और रिटेंशन जब राइटफुल ओनर स्पेसिफिक डिमांड करे. इसकी रेमेडियल सिग्निफिकेंस बहुत हाई है. सो डिटेन्यू एक अनजस्ट एनरिचमेंट है. डिटेन्यू में प्लेंटिफ स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन सीक करता है, विच मीन्स एसेट इटसेल्फ वापस मांगते हैं. अगर कोई फैमिली, यू कैन कंसिडर एज दिस एज एन एग्जाम्पल. अगर कोई फैमिली हेirloom है, तो मॉनेटरी वैल्यू से ज़्यादा एसेट इटसेल्फ वैल्यूएबल होता है. और डिसगॉर्जमेंट डैमेजेस विच मीन्स रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस स्ट्रैटेजिक वेपन है. प्लेंटिफ के पास इलेक्शन होता है कि वो कंपनसेटरी डैमेजेस या वो प्रॉफिट्स ले जो डिफेंडेंट ने रॉन्गफुल यूज़ से अर्न करे हैं. ये पॉलिसी रैशनल इसलिए है कि रॉन्गडूअर को इलिसिट गेन से स्ट्रिप किया जा सके. मैक्सिमल डिटरेंस प्रोवाइड करना यहाँ पर मेन एम है. इंसॉल्वेंसी में भी ये एडवांटेजेस है, क्योंकि स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट प्लेंटिफ को जनरल क्रेडिटर्स पर प्रायोरिटी ज़्यादा दिलाता है. Now let's discuss the case which holds a lot of prominence, Rudul Shah versus State of Bihar of 1983. ये केस बर्ड वर्सेस जॉन से बिल्कुल अलग स्फेयर में ऑपरेट करता है. ये प्राइवेट टॉर्ट नहीं बल्कि पब्लिक लॉ रेमेडी और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करता है. यहाँ पर क्या की फैक्ट्स हैं? फंडामेंटल राइट्स को प्रोफाउंड वायलेशन के ऊपर पूरा ये केस बेस्ड है. रुदुल शाह पिटिशनर थे जो कि उनको मर्डर चार्जेस पर 1953 में अरेस्ट किया गया था. उनको 1968 में एक्विटल मिल गई थी, लेकिन स्टेट अथॉरिटीज़ ने उन्हें जेल में ही रखा. एक्विटल के बाद भी उन्हें 14 इयर्स तक इल्लीगली रखा गया जेल के अंदर इम्प्रिजनमेंट में, और वो फाइनली 1982 में रिलीज़ हुए. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था
जो इशू रेज़ हुआ था वो ये था कि सेंट्रल इशू ये था कि क्या स्टेट के थ्रू की गई ये प्रोलॉन्ग्ड अनलॉफुल डिटेंशन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी का वॉयलेशन है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो विक्टिम को रिलीफ देने के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्ड करे, पब्लिक लॉ रेमेडी के बेस पर? सो यहाँ कोर्ट की क्या रीजनिंग थी? सुप्रीम कोर्ट ने अनएनिमसली डिक्लेयर किया कि रुदुल शाह का 14 ईयर तक जेल में रहना होली अनजस्टिफाइड था और ये एक्शन आर्टिकल 21 का कह सकते हैं कंप्लीट वायलेशन था। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि राइट टू लिबर्टी सुप्रीम इम्पोर्टेंस है, और स्टेट अथॉरिटीज इसे आर्बिट्रेरी मैनर से डिनाई नहीं कर सकते। जुरिस्डिक्शन फॉर कंपनसेशन यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ने अफर्म किया कि आर्टिकल 32 विच इज रिट जुरिस्डिक्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स के अंडर उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के केसेस में मैटर्स में रेमेडी ग्रांट करे। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डैमेजेस भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। कोर्ट ने स्टेट को 30,000 रुपीज़ इंटरिम मेजर के तौर पर पे करने के लिए ऑर्डर दिया। ठीक है, सो 5,000 ऑलरेडी पेड थे, तो टोटल 35,000 का कंपनसेशन मिला था। कोर्ट ने रीज़न दिया कि राइट टू कंपनसेशन इज़ सम पैलेटिव फॉर द unlawful acts of instrumentalities which act in the name of public interest। तो यहाँ पर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस केस की? रुदुल शाह रूलिंग बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने प्रेसिडेंट सेट किया कि जुडिशरी आर्टिकल 32 के बेस पर मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है इलीगल डिटेंशन, कस्टोडियल वॉल्यूम्स और फंडामेंटल राइट्स के दूसरे वॉल्यूशंस के लिए। ये कंपनसेशन सिर्फ पर्सनल हार्म के लिए नहीं था, बल्कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को ब्रीच करने के लिए भी एक सैंक्शन और पब्लिक लॉ मैकेनिज्म था, सिस्टमैटिक डिटरेंस को प्रमोट करते हुए। सो वी कैन सी यहाँ पर एक एक्सपेंशन भी हुआ है आर्टिकल 21 का। इस रूलिंग ने आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया और फ्यूचर केसेस में इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए भी कंपनसेशन ग्रांट करने का रास्ता एक तरीके से लोगों के लिए ओपन कर दिया। इट जैसे कि राइट टू हेल्थ, उसके लिए कहीं ना कहीं दे मेड अ वे फॉर पीपल हु कैन सीक कंपनसेशन अंडर द सेम फंडामेंटल राइट। दोनों केसेस प्राइवेट टॉर्ट की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ब्रॉड स्कोप को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाट वी कैन से। सो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर इंटरफेरेंस का। जब भी ऐसा होता है कि रॉन्गफुल पोजीशन हुआ है तो कुछ इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। नाउ बेसिकली डैमेजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट रेमेडीज़, तो एक्शनेबल पर से में टॉर्ट्स में नॉमिनल डैमेजेस कहीं न कहीं विंडिकेशन के लिए मिलते हैं। कंपेंसेटरी डैमेजेस प्राइमरी रेमेडी है जो लॉस ऑफ अर्निंग्स, पेन या सफरिंग सब कवर करते हैं। तो कुछ डिफेंसेस हैं जैसे कि कंसेंट, लीगल अथॉरिटी और नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब आप ग्रेटर हार्म रोकने के लिए पर लिमिटेड, जैसे कि थर्ड पार्टी थ्रेट ट्रेसपास को एक्सक्यूज़ नहीं करता। सबसे ज़रूरी सेल्फ डिफेंस में फोर्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और याद रखिए कि डेडली मैकेनिकल ट्रैप्स में ट्रेसपासर्स के लिए अनलॉफुल हैं, राइट? सो whenever we try to understand the doctrine of trespass, we have now got an idea about it that द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसपास आज भी एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट है। इसका एनालिटिकल रिगोर, डायरेक्ट इंटरफेरेंस और एक्शनेबल पर्से की पॉलिसी पर बेस्ड है। हमने देखा कि बर्ड वर्सेस जॉन्स प्राइवेट लॉ की प्रिसिशन दिखाता है, राइट? जहाँ टोटल कन्फाइनमेंट ज़रूरी है। और रुदुल शाह इज़ अ प्राइवेट टॉर्ट जिसको ट्रांसेंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्फेयर्स में
हम समझ सकते हैं टॉर्ट लॉ को, जहाँ स्टेट को अकाउंटेबल बनाया जाता है अगर कोई बेसिक राइट इन्फ्रिंजमेंट हो। और रेमेडियल इवोल्यूशन में डेटिन्यू और कुछ भी डिसगॉर्जमेंट, डैमेजेस, अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए मॉडर्न इश्यूज को एड्रेस करते हैं। एंड तो ट्रेसपास एक डायनेमिक टू टायर्ड सिस्टम है, दैट्स व्हाट वी कैन से, राइट। इमीडिएट राइट्स का स्ट्रिक्ट गार्जियन और गवर्नमेंट ओवररीच के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। So I hope this particular lecture is clear to you all. And if you have any kind of doubts, feel free to reach out in the comment section below. Thank you for being attentive and listening to this lecture. Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Legal Vidya. Thank you.